जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न कोई अपना साथ देता है, न ही कोई रिश्ता सहारा बनता है। लेकिन तभी एक अजनबी का बढ़ाया हुआ हाथ एक नई उम्मीद की रोशनी बन जाता है। ये कहानी एक ऐसी पढ़ी लिखी लड़की की है जो हाल ही में अपने पिता की मौत के बाद बेघर हो गई। सड़कों पर अकेली जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हुए उसने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सा निर्णय उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। एक दिन ऐसा आया जब एक अरबपति ने उसे चुना और अपनी जीवन संगिनी बनने का प्रस्ताव रखा। उसने ऐसा क्या किया जिससे एक सख्त दिल अरबपति का ध्यान उस पर गया? पूरी सच्चाई जानने के लिए इस दिल को छू लेने वाली कहानी को अंत तक जरूर देखिए। कोलकाता की तंग गलियों में जहां हावड़ा ब्रिज की छाया सुबह शाम सड़कों पर पड़ती थी और हॉर्न की आवाजें हवा में गूंजती थीं, वहां रहती थी एक लड़की जिसका नाम था अनन्या दास। अनन्या का बचपन गरीबी की कठोर जमीन पर बीता था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही दुनिया छोड़ गई थी और पिता श्यामल दास न्यू मार्केट में एक कुली थे। हर रोज वो भारी बोरे और टोकरियां उठाते, कभी चावल की बोरियां, कभी मछली की टोकरियां, ताकि अपनी इकलौती बेटी को 2 वक्त का खाना और स्कूल की किताबें दे सकें। श्यामल के पास न तो पैसे थे न बड़ा घर, लेकिन उनके दिल में अनन्या के लिए अनंत सपने थे। हर सुबह फटी धोती और घिसे हुए चप्पलों में घर से निकलते वक्त वो अनन्या को गले लगाते और कहते, बेटी, पढ़ाई तेरा हथियार है। मैं कुछ न दे सका, पर तू इस दुनिया में अपनी जगह बनाएगी। उनका घर एक छोटा सा कमरा था जिसकी दीवारें बारिश में सीलन भरी रहती थीं और छत से टपकता पानी टीन के डब्बों में इकट्ठा होता था। लेकिन उस कमरे में अनन्या ने वो मूल्य सीखे जो सोने से भी कीमती थे: ईमानदारी, मेहनत और ये विश्वास कि कोई भी हालत हमेशा नहीं रहती। अनन्या अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। वो रातों को मिट्टी के तेल के दिए की मध्यम रोशनी में पड़ती जब बिजली गुल हो जाती थी। पड़ोसियों के रेडियो से आने वाली बांग्ला गानों की आवाज के बीच वो किताबों में खो जाती। मोहल्ले में उसे पढ़ाकू बेटी कहते थे। वो अपने दोस्तों को मुफ्त में पढ़ाती, उनके गणित के सवाल हल करती और अपने पिता की कमाई का हिसाब एक पुरानी कॉपी में रखती। संख्याएं उसकी भाषा थी, हर सवाल एक पहेली जिसे वो बड़े प्यार से सुलझाती। अनन्या ने स्कूल में हमेशा अव्वल नंबर लाए और जब उसने कोलकाता विश्वविद्यालय में कॉमर्स की पढ़ाई के लिए प्रवेश पाया तो श्यामल की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। मेरी बेटी एक दिन बड़ी अफसर बनेगी, वो गर्व से कहते। फीस के लिए उन्होंने रात दिन मेहनत की, बाजार के सेठों से उधार लिया और कभी कभी भूखे पेट सोए। अनन्या ने और मेहनत की ताकि पिता का बलिदान व्यर्थ न जाए। लेकिन जिंदगी हमेशा मनचाहे रास्ते पर नहीं चलती। अनन्या जब तीसरे साल में थी, एक दोपहर परीक्षा के बाद वो हॉस्टल की ओर जा रही थी जब कुछ लोग उसे रोककर बुरी खबर लाए। श्यामल बाजार में मछली की टोकरी उतारते वक्त अचानक गिर पड़े थे। सिर पर गहरी चोट लगी थी और उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल ने मोटी रकम की मांग की, वो रकम जो उनके पास थी ही नहीं। अनन्या दौड़कर अस्पताल पहुंची। वो अपने पिता को बिस्तर पर देखकर सिहर उठी। उनकी सांसें धीमी थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था। डॉक्टरों ने दवाइयां दी, लेकिन अगली सुबह सूरज उगने से पहले श्यामल ने आखिरी सांस ली। अनन्या का दिल टूट गया। वो अकेली थी, न मां, न रिश्तेदार, न पैसे। उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए घर की हर चीज बेच दी। पुराना रेडियो, मां की एकमात्र साड़ी और यहां तक कि वो छोटा सा ताला भी जो उनके टूटे हुए संदूक का इकलौता पहरेदार था। लेकिन अस्पताल के बिलों ने उसे कर्ज में डुबो दिया। अनन्या की दुनिया उजड़ चुकी थी। वो पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन पैसे नहीं थे। उसने नौकरियां ढूंढी, दुकानों में, स्कूलों में, छोटे मोटे दफ्तरों में। लेकिन कोलकाता की सड़कें बेरहम थीं। बिना डिग्री के कोई नौकरी नहीं देता था और कुछ लोग जो नौकरी देने को तैयार थे उनके इरादे गलत थे। अनन्या ने ऐसे प्रस्तावों को ठुकराया, चाहे भूख कितनी ही सताए। उसने अपनी पुरानी साड़ियां और कुछ किताबें बेच दी ताकि खाना और किराया दे सके। लेकिन एक दिन जब वो ट्यूशन पढ़ाकर लौटी तो कमरे का दरवाजा ताले से बंद था। मकान मालिक ने उसे निकाल दिया था क्योंकि किराया कई महीनों से बकाया था। उस रात अनन्या एक गली के कोने में एक बंद पान की दुकान के बाहर ठंडी सीमेंट पर सोई। पास ही एक भट्टी से चूल्हे की गंध आ रही थी जो उसके खाली पेट को और सताने लगी। वो चुपके से रोई, अपने पिता को याद करते हुए जिन्होंने कहा था, बेटी, तू हार मत मानना। अनन्या को अंतिम वर्ष में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कोई उसे शरण देने को तैयार नहीं था। उसने हावड़ा ब्रिज के नीचे एक सुनसान कोने में अपनी जगह बनाई। वहां रातें ठंडी थी, मच्छर काटते और बारिश में पानी टपकता। लेकिन अनन्या ने हिम्मत नहीं हारी। पिता की बात याद आई, 2 हाथ और एक उम्मीद भरा दिल हो तो तू जी लेगी। हर सुबह वो सूरज उगने से पहले उठती, सड़क के नलके से मुंह धोती और रंग बिरंगे मोतियों से कंगन और हार बनाती। फिर वो न्यू मार्केट के पास सड़क किनारे अपनी ट्रे सजाती, उम्मीद में कि कोई खरीद ले। वो 50-100 रुपए में बेचती, जो मुश्किल से एक रोटी और चाय के लिए काफी था। लोग जल्दी जल्दी गुजरते, कुछ देखते, कुछ हंसते, कुछ अनदेखा करते, लेकिन अनन्या हमेशा मुस्कुराती।
कुछ दिन वो 200 रुपए कमाती, कुछ दिन खाली हाथ रहती। जब कुछ नहीं बिकता वो भूखे पेट सोती, बारिश का पानी पीती। फिर भी उसने कभी भीख नहीं मांगी। वो हर सुबह फिर से उठती, अपनी छोटी सी ट्रे सजाती और उम्मीद के साथ दिन शुरू करती। एक बरसाती शाम जब कोलकाता की सड़कें कीचड़ से सनी थीं, अनन्या ब्रिज की ओर लौट रही थी। रास्ते में एक पेट्रोल पंप के पास उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक चमड़े का बटुआ पड़ा था, वो सस्ता वाला नहीं बल्कि असली चमड़े का, जिसके जिप चमक रहे थे। उसने झिझकते हुए उसे उठाया, खोला तो उसकी आंखें फैल गईं। अंदर थे ढेर सारे 2000 रुपए के नोट, क्रेडिट कार्ड्स और एक आईडी कार्ड। उस पर लिखा था रुद्र चौधरी, सीईओ, चौधरी टेक सॉल्यूशंस, कोलकाता। साथ में एक पता और फोन नंबर। अनन्या का दिल जोरों से धड़का। दिमाग में सवाल उठे। ये पैसे उसे महीनों खाना दे सकते थे, एक छोटा कमरा किराए पर ले सकती थी, शायद पढ़ाई फिर शुरू कर सकती थी। मालिक इतना अमीर होगा, उसे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन तभी पिता की आवाज गूंजी, जो तेरा नहीं उसे छूना भी चोरी है। अनन्या ने बटुआ छाती से लगाया और उस रात भूखे पेट सोई, लेकिन एक नोट भी न छुआ। अगली सुबह कोलकाता की सड़कों पर धुंध छाई थी। हावड़ा ब्रिज के नीचे जहां अनन्या ने अपनी छोटी सी दुनिया बनाई थी, वो ठंडी हवा में कांपते हुए उठी। उसकी आंखें थकान से भारी थी, पेट में भूख की टीस थी, लेकिन हाथ में वो चमड़े का बटुआ अभी भी था, जिसे उसने रात भर छाती से लगाए रखा। उसने एक बार फिर बटुआ खोला, नजर आईडी कार्ड पर पड़ी, रुद्र चौधरी, सीईओ, चौधरी टेक सॉल्यूशंस। पता पार्क स्ट्रीट के एक ऊंचे टावर का था, जो अनन्या के लिए कोलकाता के दूसरे छोर जैसा था। उसका मन डगमगाया। वो सोचने लगी, इतना पैसा मेरी जिंदगी बदल सकता है। एक कमरा, खाना, शायद पढ़ाई फिर शुरू। लेकिन तभी पिता की आवाज गूंजी, मानो वो पास ही खड़े हों। ईमानदारी तेरा गहना है बेटी, जो तेरा नहीं उसे रखना चोरी है। अनन्या ने गहरी सांस ली, बटुआ अपनी पुरानी झोली में डाला और पैदल ही पार्क स्ट्रीट की ओर चल पड़ी। सुबह की बारिश ने सड़कों को कीचड़ से भर दिया था। अनन्या की फटी सलवार और मटमैली साड़ी भीग चुकी थी। उसके पैरों में पुराने चप्पल कीचड़ में फिसल रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वो घंटों चली, रास्ते में ट्राम की खटपट और रिक्शों की घंटियों को सुनती रही। जब वो चौधरी टेक के चमचमाते टावर के सामने पहुंची तो उसका दिल जोरों से धड़का। इमारत इतनी ऊंची थी कि बादल उसकी चोटी को छूते लगते थे। गेट पर 2 गार्ड्स खड़े थे, जिनके चेहरों पर सख्ती थी। अनन्या ने झिझकते हुए कदम बढ़ाया। क्या चाहिए? एक गार्ड ने रुखाई से पूछा, उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए। ये बटुआ किसी का गिर गया था, शायद आपके मालिक का है, अनन्या ने शांत स्वर में कहा, अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में। गार्ड ने हंसते हुए कहा, तू और बटुआ, भिखमंगी कहीं की, चल यहां से हट। अनन्या का दिल चुभा, लेकिन वो टस से मस न हुई। उसने बटुआ निकाला और आईडी दिखाई। दूसरा गार्ड, जो थोड़ा नरम था, ने बटुआ लिया और अंदर फोन किया। कुछ देर बाद एक युवा इंटर्न सायन गेट पर आया। उसने अनन्या की बात सुनी और बटुआ देखकर हैरान रह गया। तुमने इतना पैसा देखा और रखा नहीं? उसने पूछा। उसकी आवाज में अविश्वास था। अनन्या ने सिर्फ सिर हिलाया। सायन ने उसे अंदर बुलाया और रुद्र की असिस्टेंट मेघना को खबर दी। मेघना, एक तेज तर्रार औरत, अनन्या को देखकर चौंकी। तुमने सचमुच इसे लौटाने के लिए इतना रास्ता तय किया? उसने पूछा। अनन्या ने सहमति में सिर हिलाया। मेरे पिता कहते थे, जो हमारा नहीं उसे लेना ठीक नहीं। मेघना ने उसे ऊपर रुद्र के ऑफिस ले जाने का फैसला किया। जैसे ही अनन्या उस चमकदार इमारत में दाखिल हुई, कर्मचारियों की नजरें उस पर टिक गईं। उसकी गीली साड़ी से फर्श पर पानी टपक रहा था और लोग कानाफूसी करने लगे, लेकिन अनन्या ने सिर झुकाए बिना सीधे चलना जारी रखा। रुद्र चौधरी का ऑफिस विशाल था, शीशे की दीवारों से घिरा, जहां से कोलकाता का नजारा दिखता था। रुद्र एक ठंडा और सख्त मिजाज का अरबपति, जिसकी कंपनी भारत, दुबई और सिंगापुर तक फैली थी, अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी उम्र 40 के आसपास थी, लेकिन चेहरा तीखा और आंखें पैनी थीं। मेघना ने दरवाजा खटखटाया। सर, कोई आपके लिए बटुआ लाया है, उसने कहा। रुद्र ने नजर उठाई और अनन्या को देखा। उसकी फटी साड़ी, गीले बाल और कीचड़ से सने चप्पल देखकर उसका माथा सिकुड़ा। कौन हो तुम? उसने ठंडी आवाज में पूछा। अनन्या ने बटुआ टेबल पर रखा। ये आपका है सर, मुझे सड़क पर मिला। रुद्र ने बटुआ खोला। अंदर नोट, कार्ड्स और एक पुरानी तस्वीर थी, उसकी पत्नी और उसका बेटा, जो 1 साल पहले एक हादसे में चल बसे। उसकी आंखें एक पल को नम हुई, लेकिन उसने जल्दी खुद को संभाला। वो चुप रहा। फिर ड्रावर से नोटों का एक बंडल निकाला और अनन्या की ओर बढ़ाया। ले लो और जाओ। अनन्या ने सिर हिलाया। नहीं सर, मैंने ये पैसे के लिए नहीं लौटाया। जो मेरा नहीं वो मैं नहीं ले सकती। रुद्र स्तब्ध रह गया। उसने बड़े बड़े व्यापारियों, नेताओं और निवेशकों से डील की थी, लेकिन किसी ने उसके पैसे ठुकराए नहीं थे। उसकी आवाज में हल्की सी गर्मी आई।
तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, बस इतना चाहती हूं कि ये बटुआ अपने मालिक तक पहुंच जाए। रुद्र ने एक पल उसे घूरा, फिर अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। ये लो, अगर कभी जरूरत पड़े तो यहां आना या इस नंबर पर कॉल करना। धन्यवाद। अनन्या ने कार्ड लिया, एक बार देखा और चुपचाप बाहर निकल गई। गार्ड्स ने उसे जाते देखा। एक ने कहा, पागल है, इतना पैसा और लौटा दिया। दूसरा हंसा, अमीर लोग पैसे की कदर नहीं करते, पर ये लड़की तो बेवकूफ है। उस दिन अनन्या की किस्मत और सताई। मरीन लाइंस की सड़क पर उसकी ट्रे भीड़ में गिर गई। उसके कंगन और हार कीचड़ में बिखर गए, कुछ गाड़ियों के नीचे कुचले गए। वो घुटनों पर बैठकर टूटे मोतियों को समेटने लगी, लेकिन आंखों में आंसू थे। भूख से उसका पेट ऐंठ रहा था। उसने अपनी झोली में रुद्र का कार्ड देखा। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे भिखारी समझे, लेकिन थकान और भूख उसे तोड़ रही थी। अगली सुबह उसने अपनी सबसे साफ साड़ी पहनी, बाल बांधे और चौधरी टेक लौट गई। गार्ड्स ने उसे कार्ड देखते ही अंदर जाने दिया। मेघना ने उसे देखकर मुस्कुराया। वापस आई? अनन्या ने कहा। मैं दान नहीं मांग रही, अगर कोई काम हो तो मैं करना चाहती हूँ। मेघना ने उसे रुद्र के ऑफिस ले गई। रुद्र अपने डेस्क पर था, कागजों में उलझा हुआ। फिर आई? उसने ठंडे लहजे में कहा। फिर एक और बंडल नोट निकाला। ले लो और अब मत आना। अनन्या ने नोट वापस टेबल पर रखे। मैं दान नहीं, काम चाहती हूँ, कोई भी काम। रुद्र ने उसे गौर से देखा। उसकी साड़ी पर पैबंद, उंगलियों पर गंदगी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। हमारे यहाँ साफ सफाई का काम है, फर्श पोंछना, बाथरूम साफ करना। कर सकती हो? उसने पूछा, मानो टेस्ट कर रहा हो। हाँ, कर सकती हूँ, अनन्या ने तुरंत जवाब दिया। रुद्र हैरान था। उसने मेघना को बुलाया। HR को बोलो, इसे प्रोसेस करें, कल से काम शुरू, यूनिफॉर्म और जूते देंगे। अनन्या ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और बाहर निकल गई। रुद्र चुपचाप बैठा रहा, सोच में डूबा। इतने सालों में पहली बार किसी ने उसका पैसा ठुकराया था, और वो भी एक ऐसी लड़की ने जिसके पास कुछ नहीं था। चौधरी टेक में अनन्या का पहला दिन था। नीले रंग की यूनिफॉर्म, पैरों में रबर के जूते और गले में लटकता एक साधारण सा ID कार्ड जिस पर लिखा था जैनिटोरियल स्टाफ अनन्या दास। जब उसने पहली बार ID कार्ड को देखा, दिल में हल्का सा दर्द उठा। कभी उसने सपना देखा था कि इसी शहर के किसी बड़े ऑफिस में उसकी पहचान फाइनेंशियल एनालिस्ट के रूप में होगी, लेकिन जिंदगी की ठोकरों ने उसे झाड़ू पोंछा करने पर मजबूर कर दिया। फिर भी उसने खुद से वादा किया, काम चाहे कोई भी हो, मैं इसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से करूंगी। ऑफिस के गलियारों में कुछ लोग उसे अनदेखा कर देते, कुछ उसकी फटी पुरानी साड़ी पर हंसते और कुछ आपस में फुसफुसा कर कहते, ये तो सीधा सीधा किसी जान पहचान से आई होगी, वरना इंटरव्यू बिना नौकरी कैसे मिलती होगी, कोई गरीब लड़की बस यहाँ भाग्य से पहुंच गई है। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुकाकर अपना काम शुरू किया। टेबल पोंछना, फर्श चमकाना, कूड़ादान खाली करना। उसके हाथ तेजी से चलते, लेकिन चेहरे पर वही शांत मुस्कान रहती। दिन बीतते गए। धीरे धीरे कुछ लोग नोटिस करने लगे कि ये लड़की बाकी सफाई कर्मचारियों से अलग है। वो किसी से उलझती नहीं, गपशप में समय बर्बाद नहीं करती और हर काम ऐसे करती मानो ये किसी इम्तिहान का हिस्सा हो। एक दिन जब पुरानी सफाई कर्मी ममता दी की तबीयत खराब थी और वो समय पर अपना सेक्शन साफ नहीं कर पाई, अनन्या ने चुपचाप उनकी जगह सफाई कर दी। ममता दी ने आकर चमचमाती फर्श देखी तो आंखें भर आईं। अगले दिन उन्होंने अपने टिफिन का आधा हिस्सा अनन्या के साथ बांटा और धीरे से कहा, तू बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है, भगवान तेरा भला करे। धीरे धीरे बाकी स्टाफ का रवैया बदलने लगा। जो लोग पहले ताना कसते थे अब मुस्कुराकर सुप्रभात कहने लगे। और सबसे ज्यादा बदलाव आया ऑफिस के माहौल में। जहां पहले सन्नाटा और तनाव रहता था, वहां अब हल्की हल्की बातचीत, हंसी और अपनापन महसूस होने लगा। रुद्र चौधरी, जो आमतौर पर अपने स्टाफ की तरफ ध्यान भी नहीं देते थे, CCTV में ये बदलाव देख रहे थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण सफाई कर्मी ने पूरे माहौल में इतनी गर्माहट कैसे ला दी। एक सोमवार की सुबह अनन्या को पहली बार टॉप फ्लोर के एक एग्जीक्यूटिव केबिन की सफाई का काम सौंपा गया। यह मंजिल आमतौर पर सिर्फ भरोसेमंद और अनुभवी स्टाफ को ही दी जाती थी। वो सावधानी से मॉप और डस्टर लेकर अंदर गई। टेबल पर महंगे फाइल फोल्डर सजे थे, शेल्फ में ट्रॉफियां और खिड़की से बाहर हावड़ा ब्रिज का शानदार नजारा दिख रहा था। वो धीरे धीरे सफाई कर रही थी, तभी उसकी नजर एक आधी खुली फाइल पर पड़ी। फाइल का शीर्षक था Q3 फाइनेंशियल रिपोर्ट इंटरनल रिव्यू। उसका दिल जैसे एक पल को थम गया। उसे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए जब वो इसी तरह के रिपोर्ट्स पढ़ा करती थी। जिज्ञासा से उसने कुछ पन्ने पलटे। पहले तो सब ठीक लगा, लेकिन फिर उसने एक पेज पर वही इनवॉइस 2 बार देखी। राशि वही, तारीख वही, सप्लायर वही। उसने सोचा शायद टाइपिंग मिस्टेक होगी, लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटे उसने देखा कि ये गलती बार बार हो रही थी, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से। रकम बड़ी थी और इन एंट्रीज के पीछे कोई चाल छिपी थी।
उसके दिल में डर और जिम्मेदारी दोनों एक साथ जाग उठे। वो चाहती तो इसे नजरअंदाज कर सकती थी, आखिर उसका काम सफाई करना था, अकाउंट चेक करना नहीं। लेकिन उसे पिता की वो बात याद आई, ईमानदारी सिर्फ अपने पैसे में नहीं, दूसरों के हक की रक्षा में भी है। उसने फाइल को सावधानी से वैसा ही रख दिया और चुपचाप केबिन से बाहर आ गई। लेकिन मन बेचैन था। पूरे दिन काम करते हुए भी उसका ध्यान उसी रिपोर्ट पर अटका रहा। शाम होते होते उसने फैसला कर लिया, चाहे जो हो वो इस बारे में सीधे रुद्र चौधरी को बताएगी। रिसेप्शन पर बैठी उनकी असिस्टेंट को उसने कहा, मैडम मुझे सर से जरूरी बात करनी है। असिस्टेंट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम? किस बारे में? कंपनी की एक फाइनेंशियल रिपोर्ट में गड़बड़ी है, अनन्या ने सीधा जवाब दिया। शायद उसकी आवाज के आत्मविश्वास ने असर किया। कुछ देर बाद उसे रुद्र के ऑफिस में बुला लिया गया। रुद्र ने हल्की तिरछी नजर से पूछा, तो तुमने क्या देखा? अनन्या ने शांत स्वर में पूरी बात रखी। फाइल का नाम, पन्नों के नंबर, डुप्लीकेट इनवॉइस और शक की वजह। उसने कहीं भी बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं कहा। रुद्र ने बिना कुछ बोले इंटरकॉम उठाया। फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिस्टर सेन को बुलाओ। करीब 15 मिनट बाद मिस्टर सेन, जो पिछले 6 साल से कंपनी के सीनियर फाइनेंस ऑफिसर थे, अंदर आए। रुद्र ने फाइल उनके सामने रख दी और बोला, इन पन्नों की व्याख्या करो। सेन पहले तो आत्मविश्वास से मुस्कुराए, लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटते गए उनका चेहरा उतरने लगा। शब्द अटकने लगे, पसीना माथे पर उभर आया। सायर, शायद ये क्लैरिकल मिस्टेक है। मैं बस। रुद्र ने ठंडी आवाज में कहा, मैं गलती और चोरी में फर्क पहचानता हूं। कुछ ही मिनटों में मिस्टर सेन को सिक्योरिटी ने बाहर ले जाकर गेट तक छोड़ दिया, बॉक्स में उनका सामान और चेहरे पर शर्म। रुद्र कुछ देर खामोश बैठे, फिर अनन्या की तरफ देखकर बोले, तुमने ये कैसे पकड़ा? क्या तुमने अकाउंटिंग पढ़ी है? उसने सिर हिलाकर हाँ कहा, जी यूनिवर्सिटी में कॉमर्स पढ़ रही थी, पर बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। रुद्र ने आगे कुछ नहीं पूछा। उनकी आंखों में पहली बार अनन्या के लिए सम्मान था। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, कंपनी में एक फाइनेंस ट्रेनी की पोस्ट खाली है, अगर चाहो तो अप्लाई कर सकती हो। अनन्या के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। शायद जिंदगी ने पहली बार उसे आगे बढ़ने का मौका दिया था। अगले हफ्ते चौधरी टेक में एक औपचारिक घोषणा हुई, फाइनेंस ट्रेनी पद के लिए आवेदन आमंत्रित। यह खबर सुनकर पूरे ऑफिस में कानाफूसी शुरू हो गई। सुना है वही नई क्लीनर लड़की अप्लाई करने वाली है। अरे छोड़ो, यहां बिना सोच के कोई सिलेक्ट होता है क्या? लेकिन अनन्या ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने आवेदन फॉर्म भरा, अपने पुराने नोट्स निकाले और देर रात तक पढ़ाई की। इंटरव्यू के दिन उसने अपनी सबसे साफ साड़ी पहनी, बाल अच्छे से बांधे और आंखों में दृढ़ निश्चय लेकर पहुंची। पैनल में 4 लोग बैठे थे, जिनमें रुद्र खुद शामिल थे। सवाल अकाउंटिंग, लॉजिक और सिचुएशनल डिसीजन पर थे। अनन्या ने हर सवाल का जवाब नाप तौल कर दिया, न जल्दी न हड़बड़ी, सिर्फ ईमानदारी और स्पष्ट सोच। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। पहले नंबर पर अनन्या दास। ये जीत न दया की थी न किस्मत की, ये उसकी मेहनत की कमाई थी। जब वो नए डेस्क पर बैठी जिस पर नाम की प्लेट लगी थी, अनन्या दास फाइनेंस ट्रेनी, उसकी आंखें नम हो गईं। ऑफिस में कई लोग उसे बधाई देने आए और जो पहले हंसी उड़ाते थे अब आदर से देखते थे। रुद्र अपने ऑफिस से ये सब देख रहे थे। उनके मन में अनन्या के लिए एक अलग सम्मान और अपनत्व पनप चुका था। दिन गुजरते गए। अनन्या अपने काम में लगन से जुटी रही। उसने न कभी खुद को साबित करने के लिए जोर डाला, न रुद्र के करीब आने की कोशिश की। यही बात रुद्र को सबसे अलग लगी। एक शाम जब ऑफिस लगभग खाली हो चुका था, रुद्र कॉन्फ्रेंस रूम से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने अनन्या को व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा देखा। वो आने वाले प्रेजेंटेशन की रिहर्सल कर रही थी, हाथ में मार्कर, माथे पर हल्का पसीना, लेकिन आंखों में फोकस। रुद्र दरवाजे पर खड़े होकर देखते रहे। फिर अचानक ताली बजा दी। अनन्या चौंक कर मुड़ी। सर, मैं बस प्रैक्टिस कर रही थी। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, तुम सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रही, तुम बन रही हो कुछ बड़ा। उस दिन से रुद्र और अनन्या के बीच एक सहज दोस्ती बनने लगी। वे कभी कभी काम के बाद बातें करते, जिंदगी, संघर्ष, उम्मीद और विश्वास पर। कुछ महीने बाद रुद्र ने उसे अपनी केबिन में बुलाया। ये लो। उन्होंने एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। अनन्या ने घबराकर पूछा, ये क्या है? तुम्हारा ट्रांसफर लेटर। अब तुम हमारी कंपनी में जूनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, स्थायी पद, पूरी सुविधाओं के साथ। अनन्या अवाक रह गई। सर, मैंने ऐसा क्या किया? रुद्र ने गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझे बदल दिया अनन्या। तुमने दिखाया कि ईमानदारी, मेहनत और सम्मान अभी भी इस दुनिया में जिंदा है। स्टाफ के बीच ये खबर फैलते ही लोग बधाई देने के लिए उमड़ पड़े। जिन आंखों में पहले तिरस्कार था, अब गर्व और अपनत्व था। समय के साथ रुद्र और अनन्या की नजदीकियां बढ़ीं। ये न किसी एहसान पर टिकी थीं, न किसी मजबूरी पर, बल्कि आपसी सम्मान और विश्वास पर। एक दिन रुद्र ने अनन्या से पूछा, तुम्हारे पास अब सब कुछ है, नौकरी, घर, सम्मान, लेकिन तुम खुश हो?
अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खुशी चीजों से नहीं, रिश्तों से मिलती है, और शायद मैंने यहाँ वो पा लिया है। कुछ महीनों बाद एक छोटे सादे समारोह में बिना मीडिया, बिना दिखावे रुद्र और अनन्या ने शादी की। वो सिर्फ सीईओ और पूर्व क्लीनर नहीं थे, बल्कि दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने एक दूसरे की जिंदगी में रोशनी भरी थी। हावड़ा ब्रिज के नीचे कभी ठंडी सीमेंट पर सोने वाली लड़की अब अपने जीवन का सबसे खूबसूरत सफर जी रही थी, न पैसे के कारण, न पद के कारण, बल्कि अपनी सच्चाई और हौसले के कारण। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची सफलता और खुशी पैसे या ताकत से नहीं, बल्कि हमारे मूल्यों, चरित्र और सिद्धांतों से मिलती है। दोस्तों, आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल पहली दफा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।